नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। पिछले वीडियो में हमने 1857 के जो कारण थे और विस्तार और प्रमुख नेताओं के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के स्वरूप और उसके पड़ने वाले प्रभावों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वरूप 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के बीच गहन मतभेद की स्थिति रही है और ये मतभेद इस विद्रोह में शामिल लोग, विद्रोह का विस्तार, अपनाए गए तरीकों तथा विद्रोहियों के लक्ष्य को लेकर है। वस्तुतः विदेशी सत्ता के प्रतीकों पर सामूहिक प्रहार किए गए, अंग्रेज छावनियों पर हमले हुए, सरकारी खजाने लूटे गए और कैदियों को रिहा किया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों का साथ देने वाले तथा उसकी नीति का लाभ उठाकर समृद्ध होने वाले लोगों पर प्रहार किया गया। किंतु सरकार इस विद्रोह को दबाने में सफल हुई और विद्रोह के पश्चात जारी सरकारी रिपोर्ट में इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड के विपक्षी नेता डिज़रायली जैसे विचारकों को सरकार का यह स्पष्टीकरण तार्किक नहीं लगा। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि कहीं ब्रिटिश सरकार भारत में राष्ट्रीय विद्रोह का सामना तो नहीं कर रही। इसी के बाद विद्रोह के स्वरूप के संबंध में एक लंबी बहस छिड़ गई और भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप निर्धारित किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक स्वरूप की। जॉन लॉरेंस सीले आदि के अनुसार यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयत्न किया। यह विद्रोह सैनिक असंतोष से उपजा था। ब्रिटिश द्वारा इसे सैनिक विद्रोह मानने का कारण यह था कि वास्तव में भारत में ब्रिटिश शासन ने कोई गंभीर विरोध उत्पन्न नहीं किया है और ये महज कुछ सीमित असंतोष के कारण घटी है। किंतु इसे सैनिक विद्रोह नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि सैनिकों के अलावा अन्य वर्गों की भागीदारी इसमें थी। फिर अनेक भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि अनेकों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। दूसरी हम चर्चा करेंगे इसको, अगर हम धर्म युद्ध माने तो रीज ने इसे धर्म युद्ध कहा है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध भारतीयों द्वारा किया गया विद्रोह था, किंतु यह मत मान्य नहीं है। तीसरा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउटरम एवं टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम द्वारा षड्यंत्र कर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करवाया, ये भी अमान्य है। बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष। T.R. होम्स ने कहा है कि भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया, जबकि ब्रिटिश इसे सभ्य बना रहे थे, किंतु यह जो मत है वो अमान्य है। पांचवा मत है पुनर्स्थापनावादी स्वरूप। विद्रोही चूंकि पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था में लौटना चाहते थे, क्योंकि उस व्यवस्था में बाह्य शक्ति द्वारा शोषण नहीं हो रहा था, तो दूसरी बात की विद्रोहियों ने ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने परंपरागत रीति रिवाज एवं प्रथाओं को बनाए रखने पर बल दिया। ये विद्रोही पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने के क्रम में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता व सम्राट घोषित करते हैं। वस्तुतः विद्रोही उन परिवर्तन के विरोधी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था और जिनसे उनका शोषण हो रहा था। इस दृष्टि से पुनर्स्थापना की इच्छा भी विद्रोह का उतना ही महान उद्देश्य था जितना परिवर्तन की इच्छा। छठा, हम बात करेंगे किसान विद्रोह के रूप में। इन विद्रोह में किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि वे ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से पीड़ित थे। फलतः ब्रिटिश नीतियों से शोषण के फलस्वरूप उनमें असंतोष होना स्वाभाविक था और जगह जगह उन्होंने इस असंतोष को व्यक्त भी किया। किंतु इसे केवल किसान विद्रोह मानना एक पक्षीय होगा। किसानों के असंतोष का शिकार जमींदार नहीं बल्कि सरकार थी। अधिकतर उन्हीं जमींदारों पर प्रहार किया गया जिन्होंने ब्रिटिश लगान व्यवस्था में कानूनों का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, जबकि किसानों की सहानुभूति उन जमींदारों के साथ बनी रही जिन्हें कंपनी के लगान बंदोबस्त का शिकार होना पड़ा था। कई स्थानों पर तो किसानों ने स्वतः ही भूमि जमींदारों को लौटा दी थी, वह भूमि जिसे बेदखल कर सरकार ने किसानों को दी थी। इस दृष्टि से ये किसान विद्रोह की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में। इंग्लैंड के शीर्ष नेता डिज़रायली, भारतीय नेता वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। इनका कहना है कि विद्रोह का प्रधान उद्देश्य अंग्रेजों को हटाकर पुनः सत्ता प्राप्त करना था और विद्रोह में एक व्यापक क्षेत्र एवं व्यापक जनसंख्या की जो भागीदारी थी। विद्रोह का विस्तार संपूर्ण भारत में नहीं था और जनता के सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग, मध्य एवं उच्च वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग इस आंदोलन से अलग थलग जो है रहे।
इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था और विद्रोही भी अपनी अपनी समस्याओं के कारण एकजुट हुए थे। जातीय और धार्मिक विभेद भी मौजूद थे। हैदराबाद के मुसलमान मराठों से नफरत करने के कारण होलकर एवं सिंधिया से युद्ध करने को तत्पर थे। स्पष्ट है कि एकता की भावना मौजूद नहीं थी और राष्ट्र निर्माण इस विद्रोह का उद्देश्य जो था वो नहीं था। यह सही है कि विद्रोह के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रवृत्तियां विद्यमान थी। विद्रोह का तात्कालीन स्वरूप क्षेत्रता लिए हुए था और विद्रोह में जनमानस के अन्य वर्ग तटस्थ रहे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, अर्थात एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तभी एक राष्ट्र होने की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अर्हताएं पूरी होती हैं। इस दृष्टि से 1857 का विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील करता है। यद्यपि तकनीकी परिभाषा के आधार पर यह विद्रोह राष्ट्रीयता की कोटि में नहीं आता, किंतु राष्ट्रीयता की अवधारणा के विकास में इसने एक प्रेरक तत्व की भूमिका निभाई थी। अगला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सावरकर, डॉक्टर सेन आदि विद्वानों ने विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम माना है। किसी संघर्ष को स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इस अर्थ में स्वीकार किया जा सकता है कि जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष छेड़ दें। यहाँ विद्रोहियों एवं जन साधारण का लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। दूसरी बात यह कि देशभक्ति की भावना संघर्ष में नहीं थी। यदि विद्रोहियों में देशभक्ति की भावना न होती तो 1 वर्ष से ज्यादा लंबे समय तक वे कैसे युद्धरत रहते। भले ही अपरिपक्व अवस्था में हो, किंतु देशभक्ति की भावना तो उनमें थी। जहां तक स्वतंत्रता संग्राम में सभी नागरिकों के भाग लेने की बात है, तो ये समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में नागरिकों का अल्पांश सक्रिय रहता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तथा फ्रांसीसी क्रांति में यही स्थिति थी। अनेक अमेरिकन अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। भारत में भी इसी तरह से भारतीय अंग्रेजों के साथ थे। जहां तक स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण जनसंख्या की भागीदारी की बात है, तो क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी देश के समस्त 40 करोड़ जनसंख्या ने भाग लिया था? क्या उस समय भी कोई अंग्रेज भक्त नहीं था? ये सभी बातें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ही मिलती हैं। मूल बात तो ये है कि 1857 के विद्रोह में जन भावना की निस्संदेह अंग्रेजों के विरुद्ध थी। विद्रोहियों को संगठित करने वाला मुख्य तत्व था विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना। इस संदर्भ में विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानना अनुचित न होगा। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के प्रारंभ करने वाले लक्ष्यों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि उस क्रांति ने अपनी क्या छाप छोड़ी। इस दृष्टि से 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में तथा उसके स्वतंत्र करने की राह में एक दीपक की लौ की भांति सदैव मौजूद रहा। अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा। यद्यपि विद्रोह पूर्णतः दबा दिया गया था, परंतु इसने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की शानदार स्थानीय परंपराओं कायम की और भावी स्वाधीनता संग्राम में भारतीय जनता के प्रेरणा के लिए अक्षुण्ण स्रोत प्रदान किए। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासन का जो युग था वो समाप्त हो गया और दूसरा युग प्रारंभ होता है। आगे आने वाले समय में अंग्रेजों ने प्रशासन, सेना, भारतीय नरेशों के प्रति अपनी नीति, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा नीति आदि सभी में गंभीर परिवर्तन किए, जिसके कारण माना जा सकता है कि विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासन का एक नवीन युग प्रारंभ होता है। संवैधानिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत में एक शताब्दी के शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और भारत में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हो गया। सबसे पहले प्रशासनिक परिवर्तनों की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, जिसे 1858 के अधिनियम द्वारा व्यवहारिक रूप दिया गया। इसके अनुसार संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। लॉर्ड कैनिंग की भारत में पुनर्नियुक्ति हुई और उसे भारत का शासन का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया तथा उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री के एक नए पद का सृजन किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता था, भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया, जिसके तहत प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्म हुआ। दूसरी बात करेंगे हम सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन की,
तो भारतीय सेना का पुनर्गठन, विभाजन और प्रतितोलन की नीति किया गया। सैनिक पुनर्गठन के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसकी सिफारिश पर सेना में भारतीयों की संख्या को घटा दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। भारतीयों को 2 वर्गों, सैनिक व गैर सैनिक में बांट दिया गया तथा जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर रेजिमेंटों का गठन किया गया। सैनिक वर्ग के लोग, जिसमें सिख, गोरखे, पठान आदि इत्यादि प्रमुख थे और जिन्होंने विद्रोह के समय कंपनी की सहायता की थी, उन्हें सेना में प्रमुख स्थान दिया गया, जबकि गैर सैनिक वर्ग के लोगों को बिहार, मध्य भारत आदि विद्रोह में भाग लिया था, उन्हें कम स्थान दिए गए। उच्च पदों पर भारतीय सैनिकों की नियुक्ति बंद कर दी गई तथा तोपखाना यूरोपीय के संरक्षण में दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था वह 1:2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में जो था वो अनुपात दूसरा रखा गया। देसी रियासतों की नीति में 1857 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई अवसर नहीं छोड़ा गया, किंतु 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों की अपनी नीति थी जो बदल दी। इसका कारण यह था कि अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादारी नहीं थे, बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय रूप से सहायता की थी। जैसा कि वायसराय कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों ने तूफान में तरंग रोध का काम किया था। अब अधीनस्थ संघ की नियुक्ति शुरू की गई, जिसके तहत देसी रियासतों की अधीनस्थ स्थिति को और उनके साथ साथ ब्रिटिश परम सत्ता की अवधारणा को औपचारिक रूप में स्थापित किया गया। देसी रियासतों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई। देसी रियासतों के अधिग्रहण की नीति का त्याग कर दिया गया। 1876 में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत के साम्राज्य की पद संभाल लिया और अंग्रेजों ने सर्वोपरि शक्ति के रूप में रजवाड़ों के आंतरिक शासन पर निगरानी के अधिकार का दावा भी किया। सार्वजनिक सेवाओं के प्रति नीति में परिवर्तन। 1857 के पश्चात ब्रिटिश नागरिक सेवाओं को भारतीयों के लिए कठोर बनाया गया। 1860 के नियम में खुली प्रतियोगिता की आयु घटाकर 23 से 22 वर्ष कर दी गई और चुने हुए छात्रों को 1 वर्ष इंग्लैंड में प्रोबेशन पर रहने की बात भी कही गई। 1866 में यह आयु पुनः घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। इस तरह प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक विभाग, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कस्टम, रेलवे, बड़े और अधिक वेतन वाले पद ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। मुस्लिमों के प्रति नीति में परिवर्तन। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमानों ने एकजुट होकर भाग लिया था, अतः 1857 के पश्चात अंग्रेज सरकार ने इस संबंध को अलग नीति पर विशेष ध्यान दिया। अंग्रेजों ने मुस्लिमों के प्रति घृणा की नीति अपनाई, मुस्लिमों का दमन करना और बड़े पैमाने पर उनकी जमीन जायदाद जब्त करना प्रारंभ कर दिया। यह नीति 1870 तक स्पष्ट रूप से रही और आगे उलट दी गई। उच्च और मध्यम वर्गीय मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। मुस्लिमों के प्रति अपनाई गई ये नीति बांटो और राज करो की नीति का प्रमुख अंग थी। शिक्षित भारतीयों के प्रति नीति में परिवर्तन। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीय वर्ग की तटस्थता से अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की, किंतु शीघ्र ही यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण उलट गया, क्योंकि अनेक शिक्षित भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी और जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन के संगठन का आधार तैयार करने का प्रयास शुरू हुआ। अब सरकारी अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन बैठे। जमींदारों के प्रति नीति। जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया गया। अवध के अधिकांश तालुकेदारों को उनकी जमीनें लौटा दी गई। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और स्वाभाविक नेता कहकर उछाला गया। किसानों के हितों के खिलाफ जमीन पर उनके अधिकार को सुरक्षा दी गई और राष्ट्रवादी रुझान वाले शिक्षित वर्ग के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया। समाज सुधार के प्रति नीति। अंग्रेजों ने समाज सुधार, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह को 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना। इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया तथा समाज सुधारकों का समर्थन करना बंद कर दिया। नस्लीय भेदभाव की नीति। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने जातीय उच्चता की भावना तथा भारतीयों के प्रति घृणा, तिरस्कार को और अलगाव की भावना बढ़ी। केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित रेलों के डिब्बे
पार्क, होटल, क्लब आदि इस नस्लवाद के स्पष्ट उदाहरण थे। वे गोरे लोगों का भारतीयों पर स्वाभाविक रूप से अधिकार का सिद्धांत भी प्रचलित करते थे। व्हाइट्स मेन बर्डन की संज्ञा देते थे। प्रेस के प्रतिनिधि 1857 के विद्रोह में देसी पत्र पत्रिकाओं की महती भूमिका रही। दिल्ली अखबार, सुल्तान अखबार आदि प्रमुख समाचार पत्र थे। लॉर्ड कैनिंग ने स्वीकार किया कि मुझे संदेह है कि इस बात को लोग अच्छी तरह से समझते हैं या नहीं कि भारत की देश की जनता के हृदय में प्रेस के लिए कितना खतरनाक खतर राजविद्रोह विष के रूप में फैला है। स्पष्ट है कि इसमें देसी समाचार पत्रों का हाथ है। अतः सरकार ने देसी समाचार पत्रों के प्रति दमन की नीति अपनाई। 1867 के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रेस संबंधी जो स्वतंत्रता थी उसको नष्ट कर दिया गया और इसी संदर्भ में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। गजेटियर निर्माण। वस्तुतः किसी भी साम्राज्य, प्रांत या जिले का गजेटियर उस प्रांत का या जिले का सूचना कोश या इंडेक्स होता है। यह उक्त जिले की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, आंकड़ागत जो जानकारी देता है। सामान्यतः 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस संदर्भ में कोई गंभीर कार्य नहीं किया गया था। 1869 में लॉर्ड मेयो के आदेश से डब्ल्यू हंटर के द्वारा गजेटियर तैयार करने की योजना बनाई, जो आगे जाकर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के नाम से सामने आया और इस गजेटियर के माध्यम से अंग्रेजों को भारतीय परिस्थितियों की जानकारी हुई और इसके माध्यम से भारत पर नियंत्रण और कड़ा किया गया। आगे के जो वीडियो है उसमें हम भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान किस प्रकार हुआ वो अन्य विषयों पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।